Student, this is my third video on this chapter and hope you have gone through the first two videos. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इस फिजिक्स जब हम करेंगे तो मैं हर वीडियो के लास्ट में एंड में आपको एक सम दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए घर पे, और उस क्वेश्चन का, उस न्यूमेरिकल का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो इसके पहले के वीडियो में, इलेक्ट्रिक करंट के वीडियो में जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हम पहले देख लेते हैं। फिर आज की नई टॉपिक हमें पढ़नी है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर पहले हम ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर in which 5 ampere of current is allowed to flow for 0.5 milliseconds. 5 milliampere current is allowed to flow for 0.5 milliseconds. इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। एक न्यूमेरिकल हमने ऐसा किया भी था, पर ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के थोड़ा ट्रिकी इसलिए बनाया क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पे मिली एम्पियर और मिली सेकेंड आप लोगों को दिए हैं। क्लास 6, 7, 8, 9 में ये मिली माइक्रो वाले जो सम्स हैं वो कुछ ज्यादा या ऐसा कुछ आपको पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन अचानक आपके सामने आ जाते हैं। सो यू शुड बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के आप लोगों को दिया कि देखते हैं कि कौन मेहनत करता है मिली सेकेंड या मिली एम्पियर को ढूंढने के लिए कि ये मिली वर्ड क्या होता है, मिला या नहीं मिला, वो देखते हैं। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है। करंट आपको जो गिवन है न्यूमेरिकल, जो सॉल्व प्रीवियस न्यूमेरिकल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को सम करने में इजी हो। प्रीवियस न्यूमेरिकल करंट की वैल्यू आपको दी हुई है, गिवन में हम करंट लिखते हैं 5 मिली एम्पियर। अब ये जो मिली वर्ड है, जैसे किलो होता है, किलोग्राम, किलोमीटर, तो किलो स्टैंड्स फॉर और इट सिंबलाइजेस 1000, मतलब 1000 लाइक 1000 मीटर इज 1 किलोमीटर। तो उस तरह से मिली इज 1/1000। मिलीमीटर यानी कि 1 मीटर का 1000th पार्ट। 1 मीटर को 1000 से डिवाइड कर देंगे, उतना छोटा जो डिस्टेंस होगा वो 1 मिलीमीटर होगा। तो उस तरह से ये है मिली एम्पियर। 1 एम्पियर का 1000th पार्ट, तो 5 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तब मिली एम्पियर मिलेगा। 5 एम्पियर को जब हम 1000 से, तो इसको आपको लिख लेना है 5 डिवाइडेड बाई 1000। इसको दूसरे तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है -3 एम्पियर। इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब टाइम जो है वो भी मिली में दिया हुआ है 0.5 मिली सेकेंड, तो इससे भी आप 0.5 into 10 power -3 एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ढूंढना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले चार्ज ढूंढ लेते हैं, n इज इक्वल टू ढूंढना है, चार्ज ढूंढ लेते हैं। q इज इक्वल टू I इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर -3 इंटू 0.5 इंटू 10 पावर -3, दैट इज इक्वल टू, अब ये एम्पियर और सेकेंड मल्टीप्लाई होकर कूलम बन जाएंगे। 5 इंटू 0.25 यानी कि 2.5 इंटू 10 पावर -6 कूलम। ठीक है, अब मेरा पहला वीडियो आप याद कीजिए, हमने उसमें कैलकुलेट किया था कि 1 कूलम आपको 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना चार्ज है 2.5 इंटू 10 पावर -6। ठीक है, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नो 1 कूलम कैरीज या कंसिस्ट 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स -1 कूलम। ठीक है, अगर हम साइन पे नहीं जाते तो 2.5
इंटू 10 पावर -6 कितना कंसिस्ट करेगा। सो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। थोड़ा साइड में कर देता हूं। अगर हम इसे n ले तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर -6 इंटू 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज इक्वल टू 10 पावर -6 और 10 पावर 18, तो 10 पावर 18 -6 हो जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। ये +18 है, ये -6 है, प्लस होंगे 18 प्लस -6, तो 18 -6 और 6.25 इंटू 25 15.625 आंसर देगा। सो 15.625 इंटू 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आपका आंसर होगा। सो ये है आपके इसके पहले के वीडियो का कि न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। अब हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। सीधी भाषा में अगर हम समझें इसे तो ये कुछ ऐसा है कि अगर आपको एक बॉडी में से मान लीजिए कि वाटर मूव कर रहा है, पहाड़ से पानी गिरता है तो उसे हम वाटर करंट कहते हैं। हवा बहती है उसे हम एयर करंट कहते हैं। उसी तरह से जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट का मतलब होता है फ्लो। लेकिन पानी का पहाड़ से गिरना, हवा का बहना, हीट का ट्रांसफर होना और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना, चार्जेस का फ्लो होना, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। ऐसे नहीं हो जाता मन में आया चलो हम फ्लो हो जाते हैं, यहां से वहां चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि मान लीजिए कि एक ऐसा पाइप है और इस पाइप में पानी भरा हुआ है। और कुछ ऐसे मटेरियल से मैंने पाइप की दो एंड्स को बंद कर दिया कि पानी बाहर ना निकले। लेकिन अगर मैं इस पाइप के एक पार्ट को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूं, ऊपर कर देता हूं, इसको ऐसा थोड़ा सा राइज कर दिया, यहां से इसको थोड़ा सा ऐसा मैंने राइज कर दिया, तो क्या होगा, पानी पूरा बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे क्या था और यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे पानी इसलिए बाहर नहीं निकल रहा था या फ्लो नहीं हो रहा था या फ्लो हो रहा है तो नहीं पता चल रहा था। क्यों? क्योंकि जमीन से ये दोनों एंड्स इक्वल लेवल पे थे। यहां पे मैंने जब जमीन की तुलना में इस एंड का जो लेवल है वो इस एंड के लेवल से चेंज कर दिया, यहां पे मैंने लेवल को बढ़ा दिया, यहां पे उतना के उतना ही रखा, तो वाटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो गया। वही होता है पहाड़ में। पहाड़ में हाइट होने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से फ्लो जो है वो नीचे की तरफ आने लगता है। जो लंबी लंबी कैनाल्स बनती हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो भी इतने माइन्यूट स्लोप में होती हैं कि पानी अपने आप फ्लो, अगर एक समान बना देंगे तो फिर पानी फ्लो नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो हीट फ्लो एक बेहतरीन एग्जांपल है। गर्म ऑब्जेक्ट से, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में
हीट ट्रांसफर होता है, ये आप सबको पता है। अगर आपने एक पानी गर्म करके एक बर्तन में रखा है, तो जो गर्म पानी की जो हीट है, गर्म पानी में जो हीट ट्रैप्ड है, वो एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ चले जाती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो उस बॉडी गर्म पानी के टेम्परेचर से कम है, तो वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हीट गर्म पानी से एटमॉस्फेयर की तरफ चले जाता है। तो वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस इंपॉर्टेंट था हीट को फ्लो करने के लिए। यहां पे ग्रेविटेशनल डिफरेंस इंपॉर्टेंट था, या पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इंपॉर्टेंट था या जरूरी था पानी के फ्लो के लिए। हवा कैसे बहती है? जब अर्थ की एक सतह, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, जो लैंड गर्म होता है, उसके ऊपर की हवा को गर्म करता है, गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए दौड़ आती है। तो वहां पे भी टेम्परेचर के डिफरेंस होने की वजह से एयर फ्लो करता है। सेम उसी तरह से जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होता है तभी करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और टेम्परेचर डिफरेंस आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं नहीं पता? बहुत ही सिंपल है, बैटरी लगा दीजिए। बैटरी लगाते हैं तो ही टॉर्च चालू होती है, बैटरी लगाते हैं तो ही एरोप्लेन उड़ता है बच्चों वाला, है ना? तो बैटरी में जो 9 वोल्ट लिखा होता है, या 21 वोल्ट या 12 वोल्ट या 3 वोल्ट या 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का। हर बैटरी में आपने एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल देखा है। कुछ इस तरह से एक बैटरी होती है, ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है, टर्मिनल्स होते हैं। तो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल का गैप है, वो करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम ऐसा कहते हैं 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं होता कि ये 9 में होता है और ये 0 में होता है। ऐसा भी नहीं है कि ये 0 में और ये -9 में, दोनों पॉसिबल है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये 18 हो और ये 9 हो। 9 नेगेटिव है ना, ये तो नहीं, नेगेटिविटी बताती है कि इसके कंपैरिजन में ये कम है। नेगेटिव वैल्यू हो ऐसा नहीं बताता। इस टर्मिनल के पोटेंशियल के कंपैरिजन में इस टर्मिनल का पोटेंशियल कम है, इसलिए उसको इसके कंपैरिजन में लेसर नेगेटिव से बताया गया है। 18 और 9 भी हो सकते हैं, 27 और 18 भी हो सकते हैं, 100 और 91 भी हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस 91 होना चाहिए, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है। हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसमें प्लग होता है, 2 पिन वाला प्लग होता है, और उस प्लग को हम किसी इनपुट में लगाते हैं घर पे। हमारे घर पे जो इनपुट आता है वो होता है 230 वोल्ट का, यानी कि वो जो 2 पॉइंट्स जिन 2 इनपुट्स में जाते हैं, उन दोनों इनपुट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 230 या 220 230 के आसपास होता है अप्रोक्स। तभी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट पास होता है उसमें, और उस करंट की वजह से वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमें काम करके देता है, चाहे वो फैन हो, इलेक्ट्रिक आयरन हो, एसी हो, फ्रिज हो, टीवी हो, कुछ भी। इंडिया में ये 220 से 230 वोल्ट तक होता है। दूसरी कंट्रीज में इसके मापदंड कुछ और होते हैं, इंडिया में ये होता है।
सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ज्यादा डिटेल में तो 12th में भी फिर पढ़ना है हमको, पर 10th में आपके लेवल का क्या है वो मैंने छोटा छोटा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम डिफाइन देख लेते हैं, इसकी ऐसे यूनिट देख लेते हैं और फॉर्मूला देख लेते हैं, जिससे हम न्यूमेरिकल करने में आसानी है। ये है इसकी डिफाइन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी एसआई यूनिट है वोल्ट। एलेसांड्रो वोल्टा एक बहुत ही महान फिजिसिस्ट रह चुके हैं जिन्होंने बैटरी के आविष्कार में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और इसी को ध्यान में रखते हुए उनके नाम के ऊपर इसकी एसआई यूनिट रखी गई है वोल्ट। तो ये क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हर बार मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐसा जरूरी भी नहीं है। सो एक कन्फाइंड एरिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट से एक चार्ज को लाना है। अब मान लीजिए कि मेरे पास चार्ज Q है जिसे मुझे यहां लाना है, और यहां से यहां लाने में मेरा वर्क डन हुआ W। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफाइन क्या कहती है? वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो Q चार्ज से तो काम नहीं बनेगा, तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको कि Q चार्ज के लिए मुझे W वर्क करना पड़ा, तो 1 कूलम चार्ज के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वो हो जाएगा W अपॉन Q। तो ये जो W अपॉन Q है वो होगा आपके वोल्ट की फॉर्मूला। यानी कि इस पॉइंट का अगर आपको पोटेंशियल ढूंढना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इनफाइनाइट से यहां लाने में जो वर्क करना पड़ा Q चार्ज पर, उसी Q चार्ज से उसे डिवाइड कर दीजिए तो 1 कूलम का वर्क मिल जाएगा। तो ये वही वोल्ट है। तो इसीलिए 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ। या आप कह सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, जिसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और ये पोटेंशियल किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया तो, और लाइक कीजिए इस वीडियो को। कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि इस चैप्टर के हर वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ एक ऐसा न्यूमेरिकल दूंगा जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये है आपका वो सम।